नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गतपुरी टोल के बारे में। फैजाबाद के गतपुरी टोल का मामला लगातार गर्मा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गतपुरी टोल को लेकर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करते हुए गतपुरी टोल को अवैध बताते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन पर कब्जा करके बनाया हुआ टोल है, जो कि गलत है। फैजाबाद का गतपुरी टोल लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। दरअसल गतपुरी में 15 अप्रैल को टोल शुरू होना था, लेकिन पृथला के जनता द्वारा विरोध किए जाने के बाद अब इस टोल को शुरू करने की तारीख 15 मई कर दी गई है और बावजूद इसके पृथला और फैजाबाद के जनप्रतिनिधि टोल को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया हुआ टोल है। वहीं नियमों के तहत इस टोल की दूरी बदरपुर टोल से महज 30 किलोमीटर है, जो कि 60 किलोमीटर होनी चाहिए थी। पूर्व मंत्री दलाल ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने पलवल कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। उन्हें उम्मीद है कि 29 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में आम लोगों की जीत होगी। वहीं अवैध पंचायती जमीन पर कब्जा करने को लेकर पूर्व विधायक ने कहा कि इस मामले को लेकर के भी वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जिस जमीन पर ये टोल टैक्स बना हुआ है वो पंचायत की करोड़ों रुपए की जमीन है, जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। हालांकि खुद पूर्व विधायक ने वीडियो द्वारा खाली जगह करने के आदेश की कॉपी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के साथ साझा की। इससे साफ जाहिर है कहीं न कहीं जहां पर टोल टैक्स लगाया गया है वो जमीन पंचायत की है, जो कि अवैध तरीके से कब्जा की हुई है। देखिए, एक तो जैसा श्री टेकचंद शर्मा जी ने कहा, हमारा 30 तारीख को जो जनमानस को इकट्ठा करने का ऐलान था, क्योंकि टोल कंपनी और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उन्होंने 1.5 महीने का समय इसमें अभी और अखबार के माध्यम से कहा है, तो अभी उस पंचायत को पंडित जी ने रोक दिया है। वो पंचायत बुलाई जाएगी, लेकिन जब बुलाई जाएगी जब ये टोल लगाने से बाज नहीं आएंगे। दूसरा कानूनी जो पक्ष है वो ओपी शर्मा जी हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इलाके की लड़ाई ये अदालतों के अंदर लड़ रहे हैं। और जो गतपुरी में जो टोल पंचायत की ज़मीन पर इस प्राइवेट कंपनी ने बिना मुआवजा दिए, बिना पैसे दिए उस पर जो कब्जा किया है गैर कानूनी, तो उसे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारत सरकार के अधिकारी कंपनियों का साथ दे रहे हैं गांव को बचाने के लिए। वो कोई भी जिसका नोटिस वीडियो के द्वारा दिया गया है और कोर्ट में भी हम इस मैटर को लेकर के चले गए। 29 तारीख इसमें लगी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये टोल का जो नॉर्म्स हैं, जैसे 60 किलोमीटर से दूरी, 10 किलोमीटर की नगर निगम नगर पालिका से दूरी, वह 6 लेन का होना विद सर्विस लेन के साथ साथ, ये सब चीज़ें देख करके ऐसा लगता है कि ये सारा काम किसी फ्रॉड पने में ही किया जा रहा है, जिसको लेकर के हम पूर्ण रूप से सजग हैं। और 30 तारीख को जो हमारी पंचायत है उसको अभी पोस्टपोन करके अगली डेट बाद में डिसाइड की जाएगी। कहीं देखा गया इसमें कुछ लॉन्ग से 60 जो है किलोमीटर को लेकर के टोल लगाने की बात है, वो नहीं, 60 किलोमीटर की भी बात है, उसके लिए भी हम जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाल रहे हैं। अभी तो ग्राम वासियों के माध्यम से ग्राम पंचायत की जो ज़मीन पर अवैध कब्जा है 5 एकड़ पर लगभग, उसके लिए हमने कोर्ट में केस डाला है। उसकी 29 तारीख है, उसमें ज़रूर स्टे लगेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इस चीज़ को लेकर के हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे जब तक इसका डिसीजन नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं बीच में अगर टोल लगाने की बात यहाँ पर बनी तो आगे की क्या कार्रवाई है? नहीं, लगाने की बात आएगी तो NHAI का जो नॉर्म्स हैं, NOC तो उसकी देनी पड़ेगी। NOC देने के बाद ही तो 15 दिन बाद टोल लगा सकते हैं, उससे पहले थोड़ी लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थाओं को कहीं संरक्षण देने की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर सरकार? नहीं, प्राइवेट संस्थाओं को यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जनप्रतिनिधि जो लोग हैं वो प्राइवेट कंपनी जो कि ना तो ये NHAI बना रही। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद विजिलेंस विभाग की एक और बड़ी कार्यवाही। एक ही दिन में विजिलेंस विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बिजली विभाग से और 1 हरियाणा पुलिस में बतौर STO के पद पर तैनात पुलिसकर्मी शामिल है। पुलिसकर्मी एक युवक से 11,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फैजाबाद राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम की तरफ से दिन में 3
लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बिजली विभाग में जेई, दूसरा उसका सहयोगी और तीसरा हरियाणा पुलिस में तैनात एसपीओ है। तीनों को राज्य चौकसी ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जहां जेई और उसके सहयोगी को राज्य चौकसी ब्यूरो ने मीटर लगवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया, तो वहीं पर्वतीय कॉलोनी में तैनात एसपीओ को विजिलेंस विभाग ने 11,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। आपको बता दें कि एक युवक की शिकायत पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने एसपीओ के खिलाफ जाल बिछाया और युवक का कहना है कि वो पहले गांजा सप्लाई का काम करता था और उसके ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की थी, लेकिन अब ये सभी गैर कानूनी धंधे को छोड़ चुका है और अपनी बोलेरो गाड़ी खरीद कर मेहनत कर पैसे कमाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिसकर्मी उसको लगातार तंग करता था। अगर तूने 11,000 की रिश्वत नहीं दी तो तेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाकर दोबारा जेल में डाल दूंगा। आखिरकार युवक ने इस पूरे मामले की जानकारी राज्य चौकसी ब्यूरो के सामने रखी और जाल बिछाकर इस एसपीओ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल तीनों ही आरोपी के खिलाफ राज्य चौकसी ब्यूरो ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। गांजे का काम करता था, जिसका मेरे पे मुकदमा भी चल रहा है। अब मैंने गाड़ी ले ली अपनी बोलेरो मैंने नगर निगम में लगा रहा हूँ, तो मैंने इनसे मना करी अब मैं 2 नंबर काम नहीं करता, अब मैं पैसे नहीं दूंगा। इन्होंने मेरे को 9 तारीख से ही परेशान कर रखा था, मंथली दे दे वरना तेरे से गांजे केस लगा के अंदर कर देंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी तभी भी नहीं मान रहे। फिर मैंने आज जब आके मैंने यहाँ पे शिकायत करी। कितने रिश्वत मांग रहे थे? सर 1,000 तो ये मांग रहा था हवलदार और 10,000 रुपये थे इंचार्ज के, चौकी इंचार्ज के। हाँ जी। अच्छा, पहले क्या आप पहले जब रिश्वत देते थे इनको मंथली देते थे? हाँ जी, पहले मंथली देता था सर, जब काम करते थे? जब काम करता था सर मैं। अच्छा, तो उसकी आप सजा काट चुके हो यानी? हाँ जी, केस दर्ज है मेरे ऊपर। लेकिन अब छोड़ चुके आप? हाँ जी, छोड़ दी। मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी ले ली है मैंने, बोलेरो गाड़ी। कितना टाइम हो गया छोड़े हुए? सर मैंने 10 दिसंबर से नहीं करा। 10 दिसंबर से? हाँ जी। तो अब ये काम कर रहे हो आप? हाँ जी, अब गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन अब भी रिश्वत मांग रहे रिश्वत मांग रहे हैं और मैंने कही मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोल रहे दे दे, नहीं तो गांजा बहुत पड़ा चौकी के अंदर, गांजा लगा देंगे हम तेरे से। हाँ। हाँ जी, धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे गांजा बहुत पड़ा चौकी के अंदर। जहां देखो वहां महंगाई, चारों तरफ बस महंगाई ही महंगाई और महंगाई का असर जानवरों के भूसे पर भी दिखने लगा है। तापमान के सामान्य से ज़्यादा होने के चलते जहां एक बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ तो वही उत्पादन गेहूं का कम होने के साथ साथ पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाला भूसा भी आसमान के भाव छू रहा है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार भूसे पर 150 से लेकर 200 रुपये प्रति मन ज़्यादा रुपए का भाव बढ़ा है। फैजाबाद में 2 दर्जन से ज़्यादा गौशालाओं में हजारों की संख्या में गौवंश है, लेकिन इस बार इन गौशालाओं के सामने गौवंश के लिए चारे का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है, जिसकी मुख्य वजह है भूसे के दामों में हुई बढ़ोतरी। अब तक भूसे का रेट 300 प्रति मन चल रहा था, लेकिन अब इस पर 150 से 200 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गेहूं के साथ साथ भूसे का भी उत्पादन कम होने के कारण भूसा पकड़ से बाहर होता जा रहा है। ऐसे में गौशालाओं के सामने गौवंश के लिए भूसा खरीदने का संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि भूसा महंगा होने के कारण गौशालाओं को भूसा मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है। गौशाला में प्रत्येक सीजन में भूसे का स्टॉक किया जाता है, लेकिन इस बार गौशाला के पास इतना पर्याप्त धन नहीं है कि वो रेट से भूसा खरीद सके, जिस वजह से आगे आने वाले समय में गौशालाओं के सामने चारे का भयंकर संकट खड़ा हो सकता है। सरकार की तरफ से गौशालाओं को जो मदद दी जाती रही है वो गौशालाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। एक गौशाला में 1000 के करीब गौवंश रह रहे हैं। देखो जी, हमारी गौशाला में 700 गौवंश है और एक गौवंश के लिए एक समय में 65 रुपया का चारा हम डाला जा रहा है इसमें। और चारा जो है पिछले सीजन से इस बार महंगा है। अच्छा, महंगा है। क्या रेट? उसके बाद जो रेट आ रहा है क्या रेट? अब जो है भूसे का रेट 450 से लेके 500 रुपये तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो कितना फर्क देखने को मिला पिछले सीजन? 150 कम से कम 150 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है पिछले सीज़न से और इस सीज़न में। जो उसका कारण है कि किसान भी जो अपनी फसल को वैसे नहीं कटवा के और मशीनों से कटवा रहे हैं, जिसकी वजह से भूसे का उत्पादन कम है और कम उत्पादन की वजह से ही ये महंगाई है। और महंगाई इतनी भारी है कि गायों को यहाँ पेट भरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार की तरफ से जो हमें मदद मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है, बहुत कम मदद मिल रही है।
वो 17.80 के करीब करीब जो है मिलता है, जो कि पूरा नहीं पड़ रहा है। ये सरकारी ये जो संस्थाएं हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं। उनकी मदद की वजह से हम चारा की पूर्ति डाल पा रहे हैं। और दूसरा जो है, कुछ फिलहाल जो सीज़न चल रहा है फसल का, कुछ किसान भी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भूसे का दान किया है, मदद की है। बाकी फिर भी ये पूरी साल इनका चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। काफ़ी दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है। चारे की विशेषकर दिक्कत ज़्यादा है। दूसरा या जगह की भी थोड़ी सी दिक्कत थी, पशु ज़्यादा हैं, हैं? तो कितने पशु बता रहे हैं आप कम से कम? अभी इसमें 700 के करीब, 700 पशु। हाँ, जिसमें सभी है, नंदी है, गाय हैं, बच्चे हैं, सब मिला के। और इधर दूध का रेट जो है, भैंस का दूध बिक रहा है 70 से 75 रुपये किलो, और गाय का दूध 60 रुपये किलो बिक रहा है। और गाय दूध देने वाली कम है यहाँ पर, अच्छा, कम दूध देने वाली गायें हैं, और खाने वाले ज़्यादा हैं पशु, यानी खर्चा ज़्यादा है, उत्पादन बहुत कम। परेशानी क्या, पहले हमारे स्टार्टिंग में हमारे पास 2017 में 120-130 के करीब गौवंश था। उसके बाद में गौवंश बढ़ता चला गया, ना तो एमसीएफ वालों ने पैसे बढ़ाए, वो उसी के अनुसार हमें पैसे दे रहे हैं। दूसरी चीज़, पिछले साल 300-350 के करीब भूसे का रेट था, और अब 450 सीजन के टाइम में, अब से पहले 600 और 650-700 गिरवाया है। अब हमारे पास में 640 गौवंश है। अगर हम एवरेज निकाल के चलें तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो क्या रेट है भूसे का? इस वक्त हम जो सीजन में भूसा डलवा लें वो 450 के रेट में डलवा रहे हैं, और पीछे करने का है और है वो हिसाब अलग है। तो पिछले सीजन में कितना था और अब कितना फ़र्क पड़ रहा है? अब तो 150 के करीब रुपए फ़र्क आ गया, और कन्वेंस देखें और किराया महंगा हो गया ऊपर से। तो अगर कुछ आर्थिक मिल रही है, कोई सहायता किसी की? सहायता इस वक्त हमारे पास में किसी की सहायता नहीं आई। समय समय पर हमारे अगर शर्मा जी हैं, मूलचंद शर्मा जी, वो हमारा सहयोग करते रहते हैं, ठीक जी। और एमसीएफ से हमें 3 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं, जो कि ना के बराबर है। उन्होंने 2017-18 में जो रिकमेंड किए थे 117, जब हमारे पास में 150-200 पशुधन था, उस दौरान का पैसा रिकमेंड किया हुआ है। जब से हमारा कोई भी पैसा उन्होंने नहीं बढ़ाया है, और उसी पे चले आ रहे हैं। वो भी फिर पैसा जो हमें 3 लाख रुपए देते हैं, उसमें भी 6 महीने, साल भर, इस तरह से वो बिल जमा होने के बाद में लगा देते हैं। तो काफ़ी दिक्कत आ रही है जैसे महंगाई को लेकर है। दिक्कतें क्या है कि पिछले महीने 2 महीने गए हैं, 2 से 3-4 महीने गए हैं, उसमें 16 लाख 17 लाख जो हमारा सूखा चारा है, 16 लाख 17 लाख 18 लाख 15 लाख, इस हिसाब से हमारे महीने की सूखे चारे की एवरेज आई है। खबरों में बात करेंगे पलवल के मुनकटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव डकोरा रोड पर एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को जिला पुलिस ने सुलझाते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैरत की बात तो ये है कि मृतक की गाड़ी व उससे नकदी लूटने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों से और भी मामलों के खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। पलवल पुलिस को मिली कामयाबी का खुलासा करते हुए डीएसपी होटल सज्जन सिंह ने बताया कि मुनकटी थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2022 को डकोरा रोड पर एक अज्ञात शव मिलने से इस संबंध में भीम सिंह निवासी बंचारी की शिकायत पर थाना मुनकटी में मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान मृतक की पहचान रोहन निवासी मीठापुर नई दिल्ली ने अपने पिता सुनील के रूप में की। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इस मामले में शामिल जी जसाले, अवनीश एवं सत्यवीर को यूपी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों से गहनता से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि अपने अन्य तीसरे साथी के साथ मिलकर मृतक सुनील से रुपए, फोन व गाड़ी लूटपाट कर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश कर 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पंचारी से डकोरा रोड पे डेड बॉडी मिली थी, लगभग 40 साल के नौजवान की। तो उसको आइडेंटिफाई किया, वो दिल्ली का रहने वाला था, सुनील कुमार, एक टैक्सी ड्राइवर था। तो बाद में पता लगा वो टैक्सी ड्राइवर था, उसकी टैक्सी भी नहीं मिल रही है। तो पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज करके ब्लाइंड मर्डर का मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर हमारे अपने पुलिस अधीक्षक श्री अजय दुग्गल जी के नेतृत्व के तत्वाधान में SHO मुनकटी की टीम ने इसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर कहाँ से गिरफ्तार किया इनको? दोनों आरोपियों को इट्टा जिला में अपना रसीदपुर गांव पड़ता है, वहाँ से हत्या इन्होंने किसी हथियार से की थी? नहीं, इन्होंने इसकी कड़ा दबा के हत्या की थी। तो क्या नाम है आरोपियों के? आरोपियों का नाम, एक का नाम अवनीश है और दूसरे का नाम सतवीर है। और भी कोई इनका साथी है सर? इनका एक साथी और 3 साथी, तीसरा अन्य है। इन्होंने किस लिए इसकी हत्या की थी?
इन्होंने इसको ये तो मृतक है, ये टैक्सी ड्राइवर है, गुड़गांव से इसकी टैक्सी कराई हुई इन्होंने आगरा के लिए जी। इनकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ से टैक्सी लेके चलेंगे और रास्ते में इसको टैक्सी को लूट लेंगे और उसको फेंक देंगे रास्ते में। तो तीनों ने यहाँ अपने मुड़कटी टोल क्रॉस करने के बाद इसका अगड़ा दबा के इसकी हत्या कर दी और इसकी डेड बॉडी को अपने पंचायती से टकोरा रोड पर फेंक दिया और गाड़ी लेके फरार हो गई। सर गाड़ी का पता लगाया भी नहीं लगाया? ये गाड़ी अभी बता रहे तो तीसरा साथी है इनका, उसके पास गाड़ी है, तो उसको कभी इनको पुलिस रिमांड पे लिया है। तो उसको भी तलाश कर रिमांड पे कितने दिन पे लिया सर? 8 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। सर कब तक उसकी गिरफ्तारी और गाड़ी बरामद की जाएगी? मैं जल्दी इसका रिमांड की ड्यूरिंग उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या लगता है आपको किस लिए इन्होंने इनका कोई पहले भी कोई गाड़ी वगैरह लूटने का इनका वो था हुआ है? अभी तो पुराना अभी का तो क्राइम रिकॉर्ड अभी पता कर रहे हैं, अभी तो पता लगा नहीं है, बाकी वो भी का पुराना क्राइम रिकॉर्ड पता करेंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कष्ट निवारण समिति में बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष 18 समस्याएं रखी गई, जिनमें से 13 समस्याओं का उन्होंने मौके पर ही समाधान कर दिया। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 लेजर वैली पार्क के सौंदर्यकरण के लिए आदेश दिए, जिसकी लागत 6.50 करोड़ रुपए आएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम की चर्चित बाजार मार्केट में हुए अतिक्रमण को जल्द हटाने के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम में रेजिडेंशियल इलाके में हो रही समस्याओं को सुनने के लिए 29 अप्रैल को रॉ के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम RWA अपनी समस्या रख सकेंगे, जिसका समाधान सरकार द्वारा किया जाएगा। साइबर सिटी में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, पहले तो पंजाब पर आरोप लगते थे कि वो वहां पर पराली जलाने से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, लेकिन अब तो वो ऐसे आरोप भी नहीं लगा सकते। लेकिन पहले के मुताबिक अब प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। गुरुग्राम में बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने की पुलिस द्वारा कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। कुछ समय में कोविड की जो तीसरी लहर चली उसके कारण से कुछ महीने नहीं हो पाई, तो वास्तव में देरी से हुई है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अब जैसे जैसे वातावरण ठीक हुआ है कोविड का, हालांकि फिर से थोड़ा सा तो आगे बढ़ने लग गया है, फिर भी मैं आशा करता हूं कि आगे ना बढ़े, ठीक ठाक रहे। और हमारी रेगुलर मीटिंग पहले तो चलती थी, आगे भी कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर चलाए रखें। पहली अपील तो मुझे यही करनी है आपसे, आपके माध्यम से जनता को, कि बढ़ती हुई जो कोविड की दोबारा से, जिसको चौथी लहर कोई कह रहा है, कोई पाँचवीं कह रहा है, और ख़ास करके गुरुग्राम जिला उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो यहाँ के लोग सभी सावधानियाँ बरतें। हमने अभी सरकार की ओर से 4 जिलों में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है सरकार, यानी कुछ सावधानियां बरतने के लिए लोगों को भी प्रेरित करें, और ख़ास करके मास्क पहनने के लिए दोबारा सबको कहा है, और जो नहीं पहनेगा उसको वही जो इससे 500 रुपये का जुर्माना पहले लगाते थे वही लगाएंगे। जुर्माने का विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सावधानी बरतना, क्योंकि ये सबके अपने हित में है, इसलिए ये अपील जनता से मैं करना चाहता हूँ। आज लोक संपर्क की जो हमारी कष्ट निवारण की मीटिंग, इसमें कुल 18 कंप्लेंट्स मिली थी। इन 18 में से 5 कंप्लेंट्स तो ऐसा लगा कि उनको अगले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा से रेफर किया, उस समय तक सब करके देंगे। अधिकारी ने जो उसमें जो भी प्रॉमिस किया है उसके हिसाब से 13 कंप्लेंट्स को जो है आज वो निपटा दिया गया। मुख्य रूप से दौलताबाद रोड जो है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत पहले MSME की कुछ फैक्ट्रीज लगी हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट प्लान में वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। अब हमने, वैसे तो ये 2 महीने पहले भी कंप्लेंट आई थी, लेकिन आज उनको एक टाइम टेबल दे दिया है कि 15 जुलाई तक ये डेवलपमेंट प्लान चेंज हो जाएगा, और जो इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्रियल एरिया, और जहाँ रेजिडेंशियल एरिया उसको रेजिडेंशियल एरिया बनाया जाएगा, और STP की खास करके लोकेशन को बना करके उस पर STP लगाने की बात ये भी कर दी है। लेजर वैली पार्क सेक्टर 29, ये आज से कोई 28 साल पहले इसको बनाया गया था। उसके अंदर अच्छे उस समय फुव्वारे और बाकी सब सुविधाएं जो दी गई थी, लेकिन इतने वर्षों में वो काफ़ी डिटेरियोरेट हो गया और वो दोबारा से उसको बनाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी 6.5 करोड़ रुपए का एक नया एस्टिमेट बन गया है, और इस साल के बजट में उसको बहुत जल्दी 6.5 करोड़ रुपये से उसको ठीक कराया जाएगा। GMDA इसको जो है ठीक कराएगा। सरस्वती कुंज, ये भी एक गुरुग्राम की बहुत पुरानी समस्या है, लगभग 37 साल पुरानी है। इस पर भी लगे हैं, कोर्ट में केस गया हुआ है, फिर भी वहाँ की जो टेलिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लोग जो हैं
खाली मैदान में वहाँ ये CND वेस्ट ये डाल देते हैं और झुग्गियाँ भी एनक्रोचमेंट इसके नाते से हुई हैं, तो झुग्गियाँ वहाँ से हटाने का काम किया है। और दोबारा से शिकायत आने पर हमने ये कहा कि उन झुग्गियों को शहर से दूर कहीं जा कर के जगह दी जाए ताकि वहाँ वो रहें। यहाँ पर उसके अंदर ये न की जाए, बल्कि डिप्टी कमिश्नर को ये कह दिया गया कि उनके बजट में से उसकी एक 4 दीवारी ये करानी चाहिए, तो 4 दीवारी कराई जाएगी। वहाँ CND वेस्ट ना डालें, वहाँ दिन और रात पुलिस की भी पेट्रोलिंग रहेगी और जो कोई डब्बीज डालने के लिए आएगा तो उसके लिए चालान भी किए जाएंगे ताकि वो जो कॉलोनी है वो साफ़ रहे। नाजायज़ कब्ज़े जो बहुत जगह जगह पर होते हैं, ख़ास करके बंजारा मार्केट की एक चर्चा आई, उसमें हमने कहा कि एक एनफोर्समेंट टीम वो बना कर रखें, चाहे GMDA है, चाहे HSVP है या MCG है, MCM है, सब ऑर्गेनाइजेशन अपने पहरा लगाएं और जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं इनको सबको शहर से दूर भेजा जाए ताकि ये जो स्थान है, जो ज़मीनें पब्लिक ऐसी यूज़ की हैं, उनको भी साफ रखा जाए। और कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं HSVP और मार्केट अपना MCG, इनकी जो ज़मीनें हैं अपनी ज़मीनों को सुरक्षित कराएं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम नगर निगम भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाओं में बना रहता है। कई बार निगम पर आम जनता से कर लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, लेकिन गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा ने बड़ी कार्यवाही की है। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने जोन के 4 जोनल टैक्सेशन ऑफिसर समीर श्रीवास्तव को सस्पेंड किया है। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा का कहना है कि किसी फाइल पर गुमराह किया जा रहा था, जिसके चलते उन्हें ZTO समीर श्रीवास्तव को सस्पेंड किया है। दरअसल नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए शहर से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की टैक्स विंग की होती है। इसके लिए गुरुग्राम में 4 जोन बनाए हुए हैं। हर जोन से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया जाता है। गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा की माने तो जनवरी के महीने में समीर श्रीवास्तव को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन ऑफिसर द्वारा 4 महीने से फाइल को घुमाकर गुमराह करने का काम किया जा रहा था, जिसके चलते उस पर यह कार्यवाही की गई। हालांकि अब नगर निगम कमिश्नर की तरफ से ZTO को सस्पेंड करने के बाद बाकी अधिकारियों में भी डर का माहौल है। हालांकि नगर निगम की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी फाइल को पेंडिंग रखेगा और किसी फाइल पर गुमराह करेगा तो आगे भी इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी। मामला एक केस को डील करने में उनकी ओर से लैप्सेस थे। जब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर कर दिया जनवरी में और उसके बाद उसने इम्प्लीमेंट करने की बजाय 4 महीने तक फाइल को घुमाया, जिससे पब्लिक हरासमेंट का और इसको मिसअंडरस्टैंडिंग का केस बनता था, उसी के तहत मैंने उसको सस्पेंड किया। तो CPO था, CPO को ZTO की पोस्ट पे काम करना था जोनल पे। नेचुरली जो कोई गलती करेगा वो गलती भुगतेगा। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।